डेमोक्रेसी का सिंपल डेफिनेशन है एक सिस्टम जिसमें मेजर डिसीजन गवर्नमेंट लेते हैं, जो ऑब्वियसली लोगों द्वारा इलेक्ट किया जाता है। और ये एक ऐसी कंट्री है जिसमें डेमोक्रेसी सिर्फ नाम के लिए है और असल पावर तो किसी और के पास है। और हाँ, बात हो रही है पाकिस्तान की। पाकिस्तान के पास एक कॉन्स्टिट्यूशन है जो एक डेमोक्रेसी को डिफाइन करता है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी यह है कि पाकिस्तान का असली पावर सेंटर रावलपिंडी में बैठा है, जहां से आर्मी चीफ आसिम मुनीर पूरी सिस्टम को कंट्रोल करते हैं। एक तरफ नए लॉज पास हो रहे हैं जो मिलिट्री को और ज्यादा पावर देते हैं, और दूसरी तरफ सिविलियन गवर्नमेंट्स अपनी टर्म कंप्लीट करने से पहले ही गिर जाती है। तो सवाल यह है कि पाकिस्तान एक डेमोक्रेसी है या ये बस एक इल्यूजन, और अगर है तो आर्मी चीफ आसिम मुनीर का टेन्योर क्यों बढ़ाया गया? क्या ये मूव सिर्फ स्टेबिलिटी के लिए था या कुछ और पक रहा है? बहुत सारे लोग कमेंट्स में लिख रहे हैं कि मैं पाकिस्तानी हूं क्योंकि मैं सोसाइटीज के कुछ डार्क सीक्रेट्स को बार बार एक्सपोज करता हूं। तो चलो आज एक और सीक्रेट को एक्सपोज करते हैं और बात करते हैं पाकिस्तान के असली रूलर्स के बारे में। पाकिस्तान की आर्मी जो पॉलिटिक्स से लेकर जुडिशरी तक सब कुछ कंट्रोल करती है। पाकिस्तान डेमोक्रेसी के नाम पर एक ऐसा सर्कस है जहां असली रिंग मास्टर है उसकी आर्मी। अब पाकिस्तान की पार्लियामेंट ने एक और नया खेल खेला है और इस बार जनरल आसिम मुनीर को दे दिया गया है सुपर सोल्जर सिरम, मतलब टेन्योर एक्सटेंशन और भी पावर के साथ। पाकिस्तान आर्मी को सिर्फ एक मिलिट्री इंस्टीट्यूशन समझना गलत होगा। ये एक ऐसी पैरेलल सरकार है जो सिर्फ शैडो में नहीं, स्पॉटलाइट में भी अपना रंग दिखाती है। अब पाकिस्तान आर्मी एक्ट के नए अमेंडमेंट के बाद हर टॉप मिलिट्री चीफ इंक्लूडिंग द COAS चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ अपनी पोजीशन में 5 साल के लिए बैठा रहेगा, और अगर मंजिल पसंद आई तो एक्सटेंशन का भी स्कोप है। डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने बिल प्रेजेंट किया और मेजॉरिटी वोट के साथ ये पास हो गया। इस लॉ के तहत आसिम मुनीर अब 2027 तक अपने पद पर बने रहेंगे। पहले पाकिस्तान आर्मी चीफ का रिटायरमेंट एज 64 इयर्स था, लेकिन इस अमेंडमेंट में ये कंडीशन हटा दी गई है। इसका ये मतलब है कि अगर मिलिट्री को जरूरी लगे तो आर्मी चीफ अपने पद पर लंबे टाइम तक बने रह सकते हैं। ये सिर्फ आर्मी चीफ तक सीमित नहीं है, नेवल और एयरफोर्स के चीफ्स का टेन्योर भी अब 5 साल होगा। ये मूव मिलिट्री के कंटिन्यूटी को इंश्योर करने के नाम पर किया गया है, लेकिन इसका असली मतलब यह है कि आर्मी का कंट्रोल अब और भी कंसोलिडेटेड हो गया है। पाकिस्तान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ का कहना है कि पाकिस्तान आर्मी एक स्टेट विद इन अ स्टेट बन चुकी है। ये लॉ पास होने के बाद आर्मी चीफ के पास अनप्रेसिडेंटेड पावर है। ये एक क्लियर सिग्नल है कि सिविलियन लीडरशिप अब ऑफिशियली भी मिलिट्री के कंट्रोल में आ चुकी है। पाकिस्तान की पॉलिटिकल हिस्ट्री को अगर देखें तो एक चीज क्लियर है, सिविलियन और मिलिट्री लीडरशिप का पावर स्ट्रगल। 1947 के बाद पाकिस्तान की मिलिट्री ने अपने आप को एक स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन के रूप में एस्टैब्लिश करना शुरू किया। 1958 में जनरल अय्यूब खान ने पाकिस्तान का पहला मिलिट्री तख्ता पलट किया। इसके बाद जनरल जियाउल हक और जनरल परवेज मुशर्रफ ने भी अपने अपने ज़माने में सिविलियन गवर्नमेंट्स को गिराकर मिलिट्री रूल इम्पोज किया। ये ही नहीं, मिलिट्री का इन्फ्लुएंस जुडिशरी पर भी है। एक रीसेंट एग्जाम्पल लें तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस की अपॉइंटमेंट्स और उनका डिसमिसल आर्मी के इन्फ्लुएंस से बच नहीं पाता। जुडिशरी पर आर्मी का इन्फ्लुएंस का ये मतलब है कि ऐसे जजेस अपॉइंट होंगे जो मिलिट्री के इन्फ्लुएंस में डिसीजन लेंगे। इसका इम्पैक्ट ये होगा कि पाकिस्तान की जस्टिस सिस्टम सिर्फ नेम से डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स फॉलो करेगी, पर असली डिसीजन आर्मी के अलाइन होंगे। अब सवाल उठता है, पाकिस्तान आर्मी इतनी पावरफुल है क्यों? इसका एक मेजर रीजन है उनका इकोनॉमिक एम्पायर।
पाकिस्तान आर्मी का सिर्फ पॉलिटिकल नहीं, इकोनॉमिक कंट्रोल भी काफी स्ट्रॉन्ग है। फौजी फाउंडेशन, आर्मी वेलफेयर सिस्टम और बाहरिया टाउन जैसे इंस्टीट्यूशन के थ्रू पाकिस्तान आर्मी का एक मैसिव बिजनेस एम्पायर ऑपरेट करता है। ये इंस्टीट्यूशंस एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग और इवन रियल एस्टेट में इन्वॉल्व है। 2011 से 2015 के बीच आर्मी के एसेट्स में 78% का ग्रोथ देखने को मिला। बाय 2016 ये आर्म्ड फोर्सेस पाकिस्तान के अंदर 50 से ज्यादा कमर्शियल एंटिटीज चला रही थी, जिसमें पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन और रियल एस्टेट वेंचर्स भी शामिल है, जो तब $30 बिलियन का नेटवर्थ पर थी, पर आज ये कमर्शियल एसेट्स $39.8 बिलियन क्रॉस कर चुकी है। ये बोलना कोई गलत नहीं होगा कि दुनिया की सबसे प्रॉफिटेबल आर्मी पाकिस्तान की है। इसका साफ एग्जाम्पल आप पाकिस्तानी आर्मी के हाई रैंकिंग ऑफिसर्स के पर्सनल फाइनेंशियल से पता कर सकते हो। जनरल आसिम सलीम बाजवा, जो एक इन्फ्लुएंशियल फिगर और फॉर्मर मिलिट्री स्पोक्स पर्सन रहे, उन्होंने और उनके भाइयों ने एक बहुत बड़ा बिजनेस एम्पायर खड़ा कर दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक इनका एम्पायर 133 रेस्टोरेंट्स अक्रॉस 4 कंट्रीज तक फैला है। ये सिर्फ एक केस नहीं, इस तरह की मल्टीपल एग्जाम्पल्स ने आर्मी के अकाउंटेबिलिटी सिस्टम पर सवाल उठाया है। एक रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान का डिफेंस बजट 2.1 PKR ट्रिलियन है और इस स्पेंडिंग का ज्यादा हिस्सा उनकी पॉलिटिकल डोमिनेंस इंश्योर करने में जाता है। इसी इन्फ्लुएंस की वजह से सिविलियन इकोनॉमी का एक बड़ा हिस्सा भी इनडायरेक्टली मिलिट्री के कंट्रोल में चला जाता है। ये सिविलियन लीडरशिप के लिए एक बड़ा चैलेंज है, क्योंकि जब मिलिट्री का इतना फाइनेंशियल कंट्रोल होता है तो पॉलिसी मेकिंग पर भी उनका सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस होता है। पाकिस्तान टेक्निकली एक डेमोक्रेसी है, क्योंकि वहां इलेक्शन होते हैं और सिविलियंस के पास वोट का राइट है, लेकिन असली पावर कहां है? पाकिस्तान की डेमोक्रेसी को अक्सर एक मास्क बोला जाता है। कॉन्स्टिट्यूशनली वहां प्राइम मिनिस्टर सबसे पावरफुल पोस्ट होती है, पर प्रैक्टिकली पावर आर्मी चीफ के हाथों में है। इसका सबसे बड़ा प्रूफ यह है कि आज तक पाकिस्तान का कोई भी पीएम अपनी पूरी 5 साल की टर्म कंप्लीट नहीं कर पाया। ये एक पैटर्न बन गया है जहां सिविलियन गवर्नमेंट्स को हमेशा डिस्टेबलाइज किया जाता है। नवाज शरीफ को 2017 में करप्शन चार्जेस पर डिस्क्वालीफाई किया गया। बेनजीर भुट्टो की गवर्नमेंट को भी रिपीटेडली डिसमिस किया गया। इमरान खान की रीसेंट आउस्टर भी आर्मी के सपोर्ट विथड्रॉ करने के बाद हुई। मैंने जब एनालिसिस किया, उससे पता चला कि पाकिस्तान आर्मी ने 1947 के बाद से अब तक 37 साल तक डायरेक्ट रूल किया है और बाकी टाइम इनडायरेक्टली सिविलियन गवर्नमेंट्स को कंट्रोल किया है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की एक रिपोर्ट के हिसाब से पाकिस्तान का ग्लोबल करप्शन इंडेक्स में रैंक 140 से नीचे है, जो लार्जली उनकी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और मिलिट्री इंटरफेरेंस की वजह से है। और अब इनकी सबसे डार्क रियलिटी, पाकिस्तान आर्मी का टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के साथ कनेक्शन एक काफी पुराना और कॉम्प्लेक्स इश्यू है। लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद और हक्कानी नेटवर्क जैसे ग्रुप्स ने हिस्टोरिकली पाकिस्तान के मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स को सपोर्ट किया है। ये ग्रुप्स खासकर इंडिया और अफगानिस्तान में पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी के इंस्ट्रूमेंट्स बने हुए हैं। इसकी शुरुआत 1980s में अफगान सोवियत वॉर के टाइम हुई, जब जनरल जियाउल हक के अंडर पाकिस्तान एक फ्रंट लाइन स्टेट बना था यूएस के लिए सोवियत यूनियन के खिलाफ। उस टाइम पे पाकिस्तान आर्मी और आईएसआई ने इन मिलिटेंट ग्रुप्स को फंड और ट्रेन किया। ये सपोर्ट ग्रुप बाद में भी चलता रहा, जब ये ग्रुप्स इंडिया के अगेंस्ट ऑपरेशंस करने लगे। अब सवाल यह है कि पाकिस्तानी पब्लिक इस सिचुएशन के बारे में क्या सोचती है। एक तरफ आवाम फौज को एक प्रोटेक्टर के रूप में देखती है, स्पेशली एक्सटर्नल थ्रेट्स के अगेंस्ट, पर दूसरी तरफ जब ह्यूमन राइट्स वायलेशंस की बात होती है तो रिजेंटमेंट्स भी काफी है। एक रिपोर्ट से पता चलता है कि 2021 और 22 में इनफोर्स्ड डिसअपीयरेंसेस और इलीगल डिटेंशंस के केसेस में पाकिस्तान आर्मी का नाम बार बार सामने आया है। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा जैसे रीजन्स में आर्मी के ऑपरेशन से लोग
काफी नाराज है। सोशल मीडिया पे इसके खिलाफ मीम्स और सरकास्टिक कमेंट्स भी काफी शेयर हो रहे हैं। लोग इस बात से नाराज हैं कि वो एक डेमोक्रेसी में रहकर भी अपने पॉलिटिकल राइट्स को फ्रीली एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे हैं। नए लॉज और आर्मी के बढ़ते इन्फ्लुएंस को जस्टिफाई करने के लिए गवर्नमेंट्स ये कहती है कि ये सब स्टेबिलिटी के लिए जरूरी है, पर रियलिटी यह है कि जब तक सिविलियन और मिलिट्री लीडरशिप के बीच का पावर स्ट्रगल रहेगा तब तक स्टेबिलिटी एक ड्रीम ही रहेगी। चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के प्रोजेक्ट्स जो पाकिस्तान के इकोनॉमी के लिए क्रूशल हैं, अब आर्मी के इनएफिशिएंसी और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से डिले हो रहे हैं। इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट इन्वेस्टमेंट्स और इकोनॉमिक ग्रोथ पर हो रहा है। IMF के रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान का एक्सटर्नल डेट $130 बिलियन क्रॉस कर चुका है। ब्रेन ड्रेन भी एक अलार्मिंग रेट पर है। हाईली स्किल्ड यूथ बेटर अपॉर्चुनिटीज के लिए अब्रॉड शिफ्ट हो रहे हैं। तो सवाल ये उठता है, क्या पाकिस्तान कभी अपने असली डेमोक्रेटिक रूट्स के पास वापस जा पाएगा? हिस्ट्री और करंट इवेंट्स को देखें तो एक बात क्लियर है, जब तक मिलिट्री अपने बाउंड्रीज में काम नहीं करेगी पाकिस्तान का डेमोक्रेटिक फ्यूचर हमेशा खतरे में रहेगा। और एक आखिरी सवाल, क्या अब भी मैं पाकिस्तानी हूँ? अपनी राय कमेंट में जरूर बताना। शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।